न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्यन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की है। दोनों नेताओं की मौजूदगी में कई समझौतों पर सहमति बनी तो आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने पर विस्तार से बातचीत भी हुई है। मॉरिशस के पीएम की काशी यात्रा में क्या रहा खास, दिखाएंगे इस खबर को विस्तार से। होगी बात प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे की, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1200 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। चर्चा करेंगे नेपाल में अंतरिम सरकार के नाम पर कहां पर फंस रहा है पेच। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने की उत्तराखंड के बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों की समीक्षा। 1200 करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान। प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर जताई संवेदना। राहत कर्मियों से मुलाकात कर उनके प्रयासों की सराहना की। पीएम मोदी ने वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर द्विपक्षीय मुद्दों पर की बात। कहा, भारत और मॉरिशस दो अलग राष्ट्र मगर सपने और नियत एक। मॉरिशस को बताया भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में एक बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़। 10 से अधिक माओवादी ढेर। 1 करोड़ रुपए के इनामी समेत कई बड़े बड़े नक्सलियों के मारे जाने की खबर। सत्रह सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में चलेगा सेवा पखवाड़ा। इस दौरान कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। चलाए जाएंगे आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, हर वर्ग का सेवा से जोड़ने का बनेगा माध्यम। और नेपाल में सुधर रहे हालात, नई सरकार बनाने की कवायद जारी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देश में लोकतंत्र की रक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने पर दिया जोर। भारत सरकार की नेपाल के हालात पर बनी हुई है नजर। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। वाराणसी में विदेश नीति की एक बड़ी बैठक आज एक तरीके से हुई है। भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों की बैठक काशी में संपन्न हुई। पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में स्वागत किया। दोनों नेताओं ने शिष्टमंडल स्तर की बैठक में भाग लिया। भारत और मॉरिशस के बीच कई प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस केवल साझेदार नहीं बल्कि एक परिवार के तरीके से है। दोनों देशों के सपने और नियत भी एक है। साझेदार नहीं बल्कि परिवार की भावना के साथ काशी आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली रही। दोनों नेताओं के बीच पहले द्विपक्षीय और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, जिस पर समझौता पत्रों के आदान प्रदान के जरिए अंतिम मोहर लगाई गई। इनमें प्रमुख रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी, कार्मिक प्रशिक्षण, विद्युत, हाइड्रोग्राफी, अंतरिक्ष अनुसंधान और अनुप्रयोगों के लिए उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के लिए ट्रैकिंग और टेलीमेट्री स्टेशन स्थापित करने, शिक्षा और शोध के लिए आईआईटी मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के बीच 2 अलग समझौते हुए। पीएम मोदी ने चागोस समझौते पर मॉरिशस को बधाई दी और कहा कि ये उसकी संप्रभुता की ऐतिहासिक जीत है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने मॉरिशस की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष आर्थिक पैकेज तैयार किया है, जिससे बुनियादी ढांचे को मजबूती, रोजगार सृजन और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड
एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई थी। अब दोनों देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पिछले साल मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई। अब हम लोकल करेंसी में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है। भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। हमने तमारिंड फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र को दोनों देशों की साझा प्राथमिकता बताते हुए कहा, भारत मॉरिशस के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा और उसकी समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर रामगुलाम ने भारत के निरंतर सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, अक्षय ऊर्जा, अवसंरचना और समुद्री सुरक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में उदार सहयोग किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की भारत यात्रा की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत मॉरिशस को एक विशेष आर्थिक पैकेज देगा। इसमें पोर्ट लुइस बंदरगाह का विकास, चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र की निगरानी के लिए विकास और सहायता सहित कई प्रमुख परियोजनाएं शामिल की गई हैं। One of the major outcomes of the visit is our decision to offer a special economic package to Mauritius. This is a package that covers multiple elements. It includes the development of the port of Port Louis, development and assistance for surveillance of the Chagos Marine Protected Area, blended financial assistance in the form of grants and lines of credit. The package will also contribute to safeguarding the waters around Mauritius and in the broader region. And Government of India will also extend budgetary assistance in the current financial year amounting to $25 million. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे, जहां पर उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। लेकिन दोपहर होते होते वो पहुंचे उत्तराखंड, जहां पर उन्होंने बीते दिनों और या मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में आई बाढ़, बारिश और भूस्खलन की समस्या से जो परेशानियां हुई हैं उसको उन्होंने जाना, समझा और वहां पर तमाम प्रभावितों से मुलाकात की, उच्च स्तरीय बैठक की और राहत एजेंसियों को काम करने वाले तमाम कर्मचारियों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को राहत देने के लिए 1200 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया है। क्या रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित पहाड़ी राज्य उत्तराखंड भीषण आपदा की चपेट में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के दौरे पर प्रभावित लोगों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा भी की है। इसके अलावा बाढ़ और भूस्खलन के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत व्यापक सहायता की घोषणा की गई है। उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य के राहत और बचाव कर्मियों से मुलाकात की और उनसे राज्य में आई आपदा के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कर्मी, आपदा मित्र स्वयंसेवक मौजूद रहे और उन्होंने राज्य की स्थिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने उनके कार्यों और प्रयासों को जमकर सराहा। पीएम मोदी ने आपदा प्रभावित राज्य उत्तराखंड में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने पूरे हालात की जानकारी ली और राहत और बचाव के लिए उठाए गए कदमों के बारे में गहन पूछताछ की। बैठक के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे।
सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़ जी मौजूद है। रोशन जी, स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे। सवाल यही कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड जाना और 1200 करोड़ रुपए का पैकेज देना अपने आप में बड़ा मरहम के तरीके से कहा जा सकता है, एक बड़ी राहत के तौर पे कहा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति जो प्रेम है वो बार बार दिखता है। अब पिछली बार हमने देखा कि जब केदारनाथ में इतनी बड़ी बाढ़ आई थी और इतना नुकसान हुआ था, तो उन्होंने पूरी केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार किया। और अब जब ये धराली में और थराली में और उसके अलावा उत्तराखंड के जगह जगह जो इस बार बारिश के कारण आपदा आई है और कुछ लोग हताहत हुए हैं, कुछ एक तो पूरा जो धराली था वो पूरा ही बह गया जी। तो उसके लिए एक मोटे तौर पर उन्होंने 1200 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की है और 2 लाख रुपए जो लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को और जो घायल हुए उनको 50,000 रुपए मिले। पर हमें थोड़ा सा इसका अगर हम एनालिसिस करें कि इस बार उत्तराखंड में जो बारिश है वो औसत से थोड़ा ज्यादा हुई है, यानी 22% ज्यादा हुई है। और चूंकि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण भी असर हुआ है, तो कहीं बारिश ज्यादा हुई है, कहीं कम हुई है। तो ये तो एक ज्योग्राफिकल जो और एटमॉस्फेरिक जो नुकसान है वो हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने जैसे आज वहां कहा और लोगों से मिले और उन्होंने एक एक व्यक्ति से जो बात की, जब अभी आपने देखा होगा देहरादून में जो प्रभावित लोग थे उनसे मीटिंग की और उन्होंने उनको और भी एश्योरेंस दिया है कि जो नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई करेंगे। 1200 करोड़ तो वो हैं जो सड़कें टूट गई हैं, जो नुकसान हो गया है, लेकिन जिन लोगों के घर टूट गए, क्योंकि बड़ी संख्या में आपने दो तीन जगह तो हमने देखी है, लेकिन हमने बहुत जगह ऐसी देखी हैं कि जहां लोगों के घर टूट गए हैं, सड़कें बह गई हैं, जो गांवों की सड़कें बह गई हैं, तो प्रधानमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि उनके घर भी बनेंगे जी और उनकी जो रोजगार जिनके छिन गए उसकी भी एक तरीके से चिंता की जाएगी जी। रोशन जी, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि प्राकृतिक आपदा पे वश नहीं है किसी का, एक समस्या है अपने आप में, उससे निपटने और लड़ने की जरूरत है। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री के द्वारा प्रभावित लोगों के आंसू पोंछने की प्रयास करना, उनके साथ खड़े होने का संबल दिखाना, उनको संबल बंधाना, ये भी अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है उत्तराखंड के लोगों को। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग परेशान हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है, जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं, जिनके गांव बह गए हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री का खड़ा होना यही बहुत बड़ी बात है। उनको जो भी आर्थिक मदद मिले, उनके घर बनेंगे, ये तो मिलेगा ही मिलेगा जब प्रधानमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है, लेकिन उनके साथ एकजुट होना, खड़े होना, उनके आंसू पहुंचना, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैंने कहा कि ये प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति जो प्रेम है, जब भी वहां कोई आपदा आती है, जब भी कोई नुकसान होता है, तो जरूर तो पहुंच जाते हैं और बार बार पहुंचते हैं। आप देखिए कि कितने वो लगभग साल भर में एक बार तो जरूर उत्तराखंड जाते हैं, चाहे वो त्योहार के मौके हो या विपदा की घड़ी हो, जब भी आपदा आती है तो प्रधानमंत्री जरूर उत्तराखंड पहुंचते हैं। तो वो उत्तराखंड का जो एक अपनापन है कि हमारा और कोई नहीं तो प्रधानमंत्री हमारा है, तो वो वाली जो बात यहाँ है वो हमने देखी है। और आज हम जब सुन रहे थे लोगों को, तो उनकी वो भावना और प्रधानमंत्री का आंसू पहुंचना, मुझे लगता है कि ये बड़ी भारी बात है कि दुख में उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना, ये बहुत बड़ी बात है। और रोशन जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि देवभूमि में जब इस प्रकार की आपदा आई तो उस वक्त देवदूत की तरीके से जो तमाम राहत कर्मी खड़े रहे, जिन्होंने लोगों की जान बचाई, जान माल का नुकसान को कम करने का बड़ा प्रयास किया है, उनसे भी प्रधानमंत्री मिलते हैं और बहुत बारीकी से उनका अनुभव समझते हैं। तो न सिर्फ उनका हौसला अफजाई, बल्कि भविष्य में हम कैसे और अपनी योजना में परिवर्तन कर सकते हैं, वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण तरीके से हो जाता है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है, जो टोपोग्राफी, वो अलग है और प्रदेशों से, क्योंकि वहाँ जो हिमालय भी कच्चा पहाड़ है, तो हिमालय में जब भी इस तरह से तेज बारिश होगी तो इस तरह के वहाँ नुकसान होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। जब धराली में घटना घटी तो वहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था, तो किस तरह से हमारे जो एनडीआरएफ के लोग हैं, हमारी सेना है, उन्होंने कैसे हेलीकॉप्टरों के जरिए दूसरे मार्गों से कष्ट खाकर वहां पहुंचे और वहां उन्होंने राहत कार्य इमीडिएट शुरू किया। तो प्रधानमंत्री का यहां से दिल्ली से आदेश था और मुख्यमंत्री का देहरादून से आदेश था। उनके आदेश के कारण जितनी जो सुविधा हो सकती थी है, सेना को कहा गया कि जो भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपने देखा कि हेलीकॉप्टर से वहां जो बुलडोजर वगैरह हैं उनको पहुंचाया गया, वहां कैसे वहां सफाई की गई और लोगों के लिए रास्ते बनाए गए, उनको खाने के पैकेट भेजे गए। तो वो उनका जो अभियान था, क्योंकि केंद्र से और राज्यों से दोनों से उनको इतनी सुविधा मिली हुई थी, उनको इतना हौसला उनका अफजाई हुआ था कि उन्होंने अपना काम बखूबी से निभाया
और गृह मंत्रालय की तरफ से भी उनको बहुत वहां पर उनको कहा गया कि जहां आपको जैसे पहुंचना है आप जी पहुंचे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल, सरकार हर तरीके से जिन एक लोगों तरीके से खड़ी नजर आई वहां पे रोशन जी, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है कि आज उत्तराखंड से पहले प्रधानमंत्री हिमाचल और पंजाब का भी दौरा कर चुके हैं, बाढ़ और बारिश से प्रभावित। ये भी एक संदेश देता है कि पूरा देश मुश्किल वक्त में उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ये भी दर्शाती है कि राजनीतिक भावना से इतर मुश्किल वक्त में हम सब एक हैं, एक साथ खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए हिमाचल में और पंजाब में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन वो पहले हिमाचल गए, फिर पंजाब गए और उसके बाद वो उत्तराखंड आए जहां बीजेपी की सरकार है। तो ये दिखाता है कि उनके मन में किसी राज्य के प्रति या पॉलिटिकल जो लोग कहते हैं कि ये दूसरी पार्टी की सरकार है, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया और हिमाचल को भी उन्होंने पूरी सहायता दी। और पंजाब में देखिए कि पंजाब में मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद इस तरह की बाढ़ आई है और कई गांव के गांव वहां डूबे हुए हैं। उन लोगों की आर्थिक मदद करना और आर्थिक मदद के साथ साथ उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा होना, अपने आप दिखना, उन लोगों के आंसू बहना, मुझे लगता है ये बड़ी भारी बात होती है कि आपके देश का प्रधानमंत्री अगर दुख में अपने नागरिकों के साथ खड़े होते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल एक बड़ी बात होती है और संदेश भी जाता है कि पूरा देश मुश्किल वक्त में प्रभावितों के साथ खड़ा हुआ। शुक्रिया रोशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि नेपाल में कमान संभालने को लेकर जो मंथन चल रहा है, कौन से चेहरों को लेकर बात हो रही है, क्या है पूरी खबर, नेपाल के हालात की जमीनी रिपोर्ट दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद अब बात नेपाल की। 2 दिन की हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल में ओली शर्मा की सरकार तो अपदस्थ हो गई, सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन अब नेपाल में अगली सरकार कौन होगी, अंतरिम सरकार का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर एक बड़ा असमंजस नेपाल में लगातार बना हुआ है। आज भी दिन भर एक तरीके से जेन जी प्रदर्शनकारियों के बीच में इस बात को लेकर माथापच्ची चलती रही कि अगला चेहरा कौन हो, जिसको लेकर कई नामों के बारे में चर्चा लगातार की जा रही है। लेकिन
एक आम सहमति बनती नजर नहीं आ रही। इस बीच नेपाल की स्थिति को लेकर भारत भी लगातार सतर्क है और सीमावर्ती इलाकों से कई ऐसे कैदियों को पकड़ा गया है जो नेपाल की जेल से भागकर भारत में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको पकड़ा गया। इस पूरी घटनाक्रम में किस प्रकार के जमीनी हालात हैं इस वक्त नेपाल में, देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल में 8 और 9 सितंबर को हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद बुधवार से शांति बनी हुई है और सेना ने कमान संभाल रखी है, जिसके बाद हालात तेजी से सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। सिस्टम से गुस्साए जेन जी आंदोलन के बाद ओली सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी है, लेकिन अगली अंतरिम सरकार का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर नेपाल में लगातार मंथन जारी है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने प्रेस वार्ता करके फिर से साफ किया है कि उनका ये आंदोलन नेपाल के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ था, जिसमें कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने घुसकर आगजनी की है। Right now we are trying to dissolve the parliament. That's our first thing we need to do. We are not trying to dissolve our constitution or void our constitution in any ways. Maybe there are certain changes that needs to be made in the constitution for now, but other than that constitution will remain intact because constitution needs to be there. भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन जी ने भले ही विद्रोह कर सत्ता उखाड़ फेंकी, लेकिन अब नेतृत्व तय करने को लेकर युवाओं के आपसी मतभेद भी नजर आ रहे हैं। इस बीच युवाओं ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने को लेकर कई नामों पर चर्चा की है और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की से लेकर काठमांडू के मेयर बालेन शाह समेत कई नाम शामिल हैं। सरकार बनाने की कवायद के बीच बालेन शाह ने अपनी दावेदारी को खारिज करते हुए सुशीला कार्की का समर्थन करते हुए एक चिट्ठी जारी कर युवाओं से परिपक्वता दिखाने और संयम बनाए रखने की अपील की है। इस बीच नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने एक बयान जारी किया है। राष्ट्रपति ने नेपाल के लोगों से कहा कि मैं देश की वर्तमान कठिन परिस्थिति से संवैधानिक दायरे में रहकर लोकतंत्र की रक्षा और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं। मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि वो आश्वस्त रहें कि आंदोलनकारी नागरिकों की मांगों को पूरा करने के लिए समस्या का शीघ्र समाधान निकाला जा रहा है। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में संयम के साथ सहयोग करें। नेपाल में कल से लागू कर्फ्यू को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है ताकि शांति बनी रहे। बुधवार शाम से काठमांडू एयरपोर्ट चालू होने के बाद तमाम देशों के नागरिकों का वहां से निकलने का सिलसिला जारी है। एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइन ने काठमांडू से उड़ानें शुरू कर दी हैं, जिसके बाद भारतीयों का वापस आने का सिलसिला जारी है। इस बीच भारत सरकार नेपाल के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और भारतीय दूतावास हर भारतीय को मदद पहुंचाने में मदद कर रहा है। विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की वहाँ चिंता हो, कोई वहाँ हो, तो अवश्य जानकारी दें उस हेल्पलाइन पे और हमारे जो वहाँ की मिशन है वो पूरी सहायता करेगी। नेपाल के अस्थिर हालात के बीच भारतीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ा दी है। इस चौकसी के बीच विभिन्न भारतीय राज्यों की सीमाओं पर नेपाल की जेल से भागे 60 से ज्यादा कैदियों को पकड़ा है। इन सभी को सीमा पर बनी चौकियों पर रखा गया है। नेपाल में सड़क के रास्ते आवागमन बंद होने से भारत से नेपाल जाने वाली सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। There are a few trucks which had left quite a few days earlier and they have been stranded over here unless the situation over there do not normalizes, and because it is not only the police or the civil administration, a lot of agencies like immigration and customs, everything has to come in play over there. So once the service is restored and people they want to move, they can definitely move over there. नेपाल में ओली सरकार सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन अंतरिम सरकार को लेकर असमंजस खिंचता नजर आ रहा है। जानकारों की माने तो ये अनिर्णय की स्थिति नेपाल के लिए अच्छी नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोई नया रास्ता निकलेगा और नेपाल शांति, स्थिरता और विकास के रास्ते तेजी से आगे बढ़ेगा। काठमांडू से श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो नेपाल के मौजूदा हालात को लेकर हम चर्चा करेंगे। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। नेपाल में अंतरिम सरकार पर मंथन जारी, क्योंकि अब समय सबकी निगाहें हैं कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, वो चेहरा कौन होगा। इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। वीना सीकरी जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। इसके अलावा अंशु जोशी जी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से ताल्लुक रखती विदेश मामलों की जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वीना सीकरी जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि अब नाम कौन होगा, चेहरा कौन होगा अंतरिम सरकार का, इसको लेकर लगातार मंथन जारी है। कौन हो सकता है, एक चीज ये, और क्यों सहमति नहीं बन पा रही है, एक विरोधाभास नजर आ रहा है मौजूदा प्रदर्शनकारियों के बीच में, क्या वजह आप देख रही हैं? कल तक तो लगता था कि
स्वीकारी हो गई है और सुशीला कार्की जी, जस्टिस सुशीला कार्की जी का नाम तय हो गया था और वो फर्स्ट लेडी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस रही हैं। उनका बहुत ही आदर है पूरे नेपाल में, बहुत ही उनका कि वो बहुत ऐसे समझ जाती, फुल ऑफ टॉप इंटेग्रिटी, फुल ऑफ ऑनर, गुडविल, और उनकी जो जजमेंट्स रहे हैं बिल्कुल फ्री एंड फेयर रहे हैं। तो कल तक तो उनका नाम पूरा बना हुआ था, लेकिन आज सुबह से जब वार्तालाप दोबारा शुरू हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जेन जी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, तो एक सेक्शन है जेन जी का जिन्होंने एक और नाम दिया और वो है मिस्टर गुलमान घीसिंग का, गुलमान घीसिंग। और वो एक इंजीनियर हैं, वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने पावर सप्लाई काठमांडू में ठीक ठाक कर दिया था। तो और कहते हैं कि आज पूरे दिन के दौरान जेन जी के ग्रुप्स में भी भड़क हुई है, वो भी अपने आप में उनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है क्योंकि कोई सुशीला कार्की जी को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई उनको सपोर्ट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल बहुत ही पॉजिटिव रोल इसमें अब अपना कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह से एक सोल्यूशन ढूंढ रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो, क्योंकि सुशीला कार्की के नाम को लेकर यही बात हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो बन सकती हैं कि नहीं, क्योंकि वहां किसी क्लॉज में साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। बस ये तो अंतरिम सरकार है, ये प्राइम मिनिस्टर, रेगुलर प्राइम मिनिस्टर तो है ही नहीं, इलेक्शंस होने ही पड़ेंगे प्राइम मिनिस्टर को बनाने से पहले। तो इसलिए इसी बातचीत पे डिस्कशंस हो रहे हैं नेपाल में, और उम्मीद है कि पूरे नेपाल में जो वायलेंस 2 दिन के लिए बिल्कुल वायलेंस छिड़ गई थी वो अब संभल गई है और नॉन वायलेंस के तरीके से लोग आ रहे हैं, सड़कें खुली हुई हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको कहा, जेन जी के 2 ग्रुप्स में कुछ वायलेंस हुई थी, वो अपने ग्रुप में हुई थी, और पहला जो ग्रुप था हामी नेपाल, उसका तो नामो निशान नहीं है अब, तो उनका तो पता ही नहीं वो पहले थे। शायद लोग कह रहे थे कि ट्रेनिंग भी उन्हीं के थ्रू लोगों ने रिसीव की थी, जो बड़ा उन्होंने एकदम पूरे नेपाल में युवा को तैयार करके सब सड़क पे आ गए थे। पर लेकिन अब तो हामी नेपाल का कोई नाम और आपस में एक फ्रिक्शन भी नजर आ रहा है, ये भी अपने आप में कि फैसला लेने में शायद दिक्कत हो रही है। अंशु जी, मौजूदा हालात के मद्देनजर नेपाल में अब आगे क्या और कब तक एक रास्ता खुलता निकलता बनता दिखाई पड़ता है आपको? नरेंद्र जी, मैंने पहले भी जब नेपाल में हिंसा भड़की और हमने चर्चा की दूरदर्शन पे, तो मैंने इस बात को रखा था, तब बालेंद्र शाह का नाम आ रहा था कि उनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो मैंने तब भी नेपाल के संविधान की चर्चा करके जो क्लॉज 77(1) है और 77(3) है, इनकी चर्चा की थी। तो 77(1) को यदि हम देखें तो नेपाल के प्रधानमंत्री यदि किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, अपना इस्तीफा सौंप देते हैं जो मंजूर कर लिया जाता है, या फिर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जाता है, तो मतलब हटा दिए जाते हैं अपने पद से। तो उस केस में 77(3) का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो क्लॉज है वो राष्ट्रपति की अनुशंसा से या उनकी अनुमति में ला करके, इस बात को संज्ञान में ला करके, जो सबसे सीनियर मोस्ट जो कैबिनेट का मंत्री होता है, बाकी की कैबिनेट को परमिशन है कि वो अपना काम चलाते रहें एज लाइक द इंटरिम कैबिनेट नाउ, क्योंकि पीएम तो हट गए, और उसमें से कोई एक चेहरे को प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्रावधान है। तो मैंने तब भी इस बात को कहा था कि बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर हैं, तो बड़ा मुश्किल है, हालांकि जेनजी की चॉइस हो सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन बड़ा मुश्किल है यदि हम संवैधानिक क्लॉजेस के अनुसार देखें तो उनको प्रधानमंत्री घोषित करना, हालांकि इंटरिम सरकार बन रही है ये। तो तब भी मैंने इस बात को रखा था, आज भी रखूंगी, क्योंकि राष्ट्रपति को निर्णय लेना चाहिए कि अंशु जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अंशु जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, इसी पे थोड़ा सा और क्लियरिटी। 2015 में अभी संविधान बना है नेपाल का, नया संविधान पहले के अलावा, उसमें भी डिसेंट्स हैं अभी। हाँ, क्या उसमें इतनी गुंजाइश है या उसमें अंतरिम सरकार को लेकर भी कोई प्रोविजन या कोई बात कही गई है, या कोई ऐसा ग्रे एरिया जिसका एक्सप्लेनेशन करके मौजूदा हालात से निपटा जा सकता है? क्लॉज 77(3) जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लॉज 77(1) में यदि प्रधानमंत्री किसी कारणवश हट जाते हैं, अब ये कारण कुछ भी हो सकता है, मृत्यु हो जाए, हटा दिए जाए, स्वयं इस्तीफा सौंप दे, जो कबूल हो जाए, तो उसके बाद क्या, तो 77(3) तो राष्ट्रपति को फ्रेश इलेक्शंस की घोषणा करनी होगी, लेकिन तब तक एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में जो सबसे परिपक्व चेहरा होगा कैबिनेट का, जो सीनियर मोस्ट चेहरा होगा, उसको चुने जाने का प्रावधान है। इसीलिए मैंने बार बार कहा था कि बालेंद्र शाह को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही, देखिए उन्होंने सुशीला कार्की के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया, उन्होंने कहा कार्की जी को बनाया जाना चाहिए। हालांकि वीना जी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठा रही है कि इसको लेकर के भी क्लॉजेस
हैं कि कैन शी बिकम अ प्राइम मिनिस्टर बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। तो वहां पर फिर कुछ और नाम, ये जो कुलमान घिसिंग का नाम आ रहा है, ये भी एक नाम आ रहा है। जेनजी की चॉइस बताए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार को एक ऐसा नाम जिस पर जेनजी के रिप्रेजेंटेटिव्स, राष्ट्रपति और अभी जो वहां पर बचे खुचे मंत्री या अभी जो लोग हैं जो पुरानी सरकार से हैं, उनके बीच जब तक आपसी सहमति नहीं बनेगी तो एक आपसी सहमति से नाम घोषित होगा। बिल्कुल, एक अंतरिम नाम अंतरिम सरकार होगी और फिर फ्रेश इलेक्शन की बात। जी वीना जी, सवाल यही कि अगर संविधान के दायरे के तहत परिवर्तन को लाया जाना है, जेन जी जिन नामों की बात अभी तक कर रहा है वो मौजूदा लीडरशिप में से नहीं है, तो ऐसे में किस प्रकार से बात आगे बढ़ेगी ताकि संवैधानिक व्यवस्थाओं की मान्यता भी बनी रहे और परिवर्तन को लेकर जो पूरी इतना बड़ा आंदोलन हुआ है वो भी कम से कम उसका भी एक समाधान निकल सके? जी बिल्कुल। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडवाल ने यही कहा है कि वो इसी रास्ते के खोज में है ताकि संविधान को भी मान लिया जाए और नया बंदे को भी बना लिया जाए। ये जो जैन जी का डिमांड, दो और भी उनके डिमांड हैं कि पार्लियामेंट को पूरा डिसॉल्व कर दिया जाए, और इस अगर डिसॉल्व कर दिया जाए तो ये स्थिति क्या बनती है, क्योंकि फिर सब जो हैं वो सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहे ही नहीं, और वो सीनियर मोस्ट जो थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो उन्होंने तो अपना इस्तीफा पहले ही दे दिया था लेखक जी ने। तो ये भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट मेरा ख्याल तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल बता सकता है कि ये जो स्थिति बन रही है इसकी अगर प्राइम मिनिस्टर किसी वजह से ना रहे अपने पद पे, इस्तीफा दे दें, कुछ भी दे दें, तो पार्लियामेंट तो रहती है ना, पार्लियामेंट तो कायम होती है, तो उसमें से किसी को चुनना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर कोई भी चुने। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें जेन जी का डिमांड, सबसे बड़ा डिमांड, पहला डिमांड ये है कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दीजिए, और पार्लियामेंट आपको चाहिए नहीं ये पार्लियामेंट, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के को देख के हम किसी को चुनेंगे। तो वो एक स्थिति ऐसी चाहते हैं कि पार्लियामेंट में कोई ना बने, और हमें पता भी है कि शुरू से वो यही कह रहे हैं कि जो अब के जाने माने पार्टीज हैं, नेपाली कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टीज हो, तो वो नहीं चाहते कि इनमें से या तो कोई हिस्सा भी ले और या तो कोई सामने भी आ जाए। तो ये बिल्कुल स्वीकार, उनकी तरफ से स्वीकारी शायद नहीं होगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो अंशु जी ने समझाया है, वो स्वीकार करेंगे कि नहीं, ये इसके बारे में डाउट होता है। लेकिन जैसे रामचंद्र पौडवाल जी बहुत ही सीनियर एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं, तो जरूर जेन जी के साथ बात करके, और ये टेम्पररी एक प्रोविजन है, एक टेम्पररी प्रोविजन है। अब जेन जी की तरफ से तो वो तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं वो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बदलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक नई पार्लियामेंट इलेक्ट ना हो उसके पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए, और ये इलेक्शन के बाद ही आना चाहिए। तो ये जो जेन जी के डिमांड्स हैं, आई थिंक इसके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जैसे मैं आपको बताऊं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने परसों रात को जब अपनी स्टेटमेंट कायम की, और पहले उन्होंने सर्कुलेट की, फिर उन्होंने खुद स्टेटमेंट को पढ़ा के सबको सुनाया, उसके बाद ही शहर में कुछ शांति आई। उसके पहले तो बिल्कुल लग रहा था कि कहां से कहां बिल्कुल एक कम से कम एक बेहतर स्थिति वीना जी है कि कम से कम सेना के प्रति विश्वास नेपाल में है, इस वजह से एक शांति दिखाई पड़ रही है, अन्यथा 2 दिन की हिंसा की तस्वीरें सबको विचलित करती हैं। अंशु जी, सवाल यह है कि अगर मौजूदा नेपाल की लीडरशिप की बात की जाए तो उसके खिलाफ जेन जी बहुत ज्यादा आक्रोश से भरा हुआ है। नेपोटिज्म को लेकर जिस प्रकार के वीडियोस और तमाम बातें चल रही हैं उसमें साफ तौर से दिखाया जा रहा है कि साहब कैसे लीडरशिप जो है उन्होंने भ्रष्टाचार करके इतना तमाम चीजों को उन्होंने हासिल किया, और मौजूदा आम लोगों में गुस्सा है उस बात को लेकर। तो अभी इस समय किसी लीडरशिप के लेकर कोई सहमति बने, किसी नाम को लेकर कोई बात हो, ये तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये अपने आप एक बड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है। देखिए, ये एक इंटरिम हम फेज देख सकते हैं, हिंसा और शांति के बीच का जो अभी जो ये ट्रांजिशनल फेज है, तो ऐसी स्थितियां हमें दिखाई पड़ेंगी। लेकिन मुझे लगता है 1-2 दिन में हमको इसका हल भी दिखाई पड़ेगा, एक चेहरे पर, एक नाम पर सहमति भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। आप देखिए कि नेपाल के राष्ट्रपति परिपक्व हैं, और 2015 का जो ये संविधान है नेपाल का, इसमें कहीं भी प्रेसिडेंशियल रूल का, जैसे भारत के संविधान में एक प्रोविजन है, तो राष्ट्रपति शासन की कोई डायरेक्ट बात नहीं की गई है। तो ये भी एक एक्सक्लेमेशन मार्क वाला पॉइंट है। तो कई लोग ये बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है, लेकिन उसका प्रावधान नहीं है। तो इनको एक चेहरा तो खोजना पड़ेगा, और इसको समझने की बात जेन जी के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी है और दूसरे लोगों को भी है कि ये अंतरिम चेहरा है। ये जो प्रधानमंत्री है
ये सिर्फ एक फॉर द टाइम बीइंग कि जब तक फ्रेश इलेक्शंस नहीं हो जाते, नई सरकार चुन के नहीं आ जाती, नया कैबिनेट नहीं बनता, तब तक के लिए ये चेहरा है। अदरवाइज तो फिर एक बार इलेक्शंस अनाउंस कर देंगे राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना के, पर वो एक व्यक्ति बहुत परिपक्व होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हिंसक स्थितियां नेपाल में बनी हुई हैं, और जेनजी को आप देखिए तो 3 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसका 42% अभी 16 से 40 साल के बीच का युवा वर्ग है, और इसमें 37% जो है वो सारे डिजिटली लिटरेट है, सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि जिस चेहरे को चुना जाए वो परिपक्व हो और सर्वसम्मति से हो। तो मुझे लगता है 1-2 दिन का टाइम लगेगा, उसमें सब थोड़ा थोड़ा समझ के और फिर एक सहमति हो सकता है बनती हुई हमें दिखाई पड़े। जी वीना जी, क्योंकि एक लंबा एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर नेपाल में रहा है और हमने देखा कि कैसे 17 सालों में 14 प्रधानमंत्री 2008 से लगातार बदल गए, तो ये भी अपने आप में आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। नेपाल को अभी फिर से वापस पटरी पर आने और विश्वास बहाली विद इन नेपाल और नेपाल के प्रति अन्य पूरे क्षेत्र की या विश्व का एक विश्वास पैदा हो, उसके लिए भी तो कैसे आगे बढ़ना होगा, उसके लिए क्या करना होगा? से आपने कहा इनकी सरकारें तो आती हैं जाती हैं, बिल्कुल ही बदल रही हैं बार बार, और लोग वहाँ के कहते हैं कि देखिए ये जो हमारे प्रोविंसेस बने हैं उनमें रीजनल पार्टीज बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और अब स्थिति ऐसी है कि रीजनल पार्टीज इतनी ज़्यादा हैं कि किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, और इसलिए ये इंस्टेबिलिटी रहेगी। तो कोई लोग कहते हैं कि चलो प्रेसिडेंशियल सिस्टम किया जाए कि हम एक ही व्यक्ति के लिए अपना वोट देंगे, और ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऐसे फेडरल स्ट्रक्चर और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कंबाइन करना कोई इतना आसान काम नहीं है, और इसलिए बहुत ही अनसर्टेनिटी है। क्योंकि और जेनजी की जो बिल्कुल सबसे बड़ी चाहत यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यही रद्द कर दी जाए। आपने देखा होगा जब उन्होंने वायलेंस की, उन्होंने वायलेंस सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे की, सिंगल दरबार, ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग, देन सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, एंटी करप्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज के हेडक्वार्टर्स जी। और उन्होंने देखिए कैसे बर्ताव किया है पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उनकी बीवियों के साथ, शेर बहादुर देउबा की बीवी के साथ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खनाल की बीवी के साथ, ये तो बिल्कुल ही जैसे कि अनएक्सेप्टेबल व्यवहार। तो ये जो इनका व्यवहार रहा है इससे भी काफी लोग नाखुश हैं, और यही है जेनजी जरूर उनकी मेजॉरिटी है ओवरऑल पॉपुलेशन में, लेकिन जेनजी का जो रवैया रहा है और जो वायलेंस उन्होंने खड़ी की है, इसको लेके भी लोगों में आक्रोश है। बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं, क्योंकि इसको लेकर भी सवाल है, थोड़ा वक्त की सीमा है। अंशु जी, एक आखिरी सवाल कि अब जेनजी के नेता आज लगातार प्रेस से कह रहे थे कि साहब हमारा तो अहिंसक आंदोलन था, हिंसा नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने आके इसको हिंसक बना दिया है। तो ये भी अपने आप में विषय खड़ा होता कि आखिर ये कौन लोग हैं? निश्चित तौर पर, और ये पहचाने भी जाने चाहिए। और वैसे हम कहते हैं भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन नेपाल में इस प्रकार की स्थितियां देखना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और मैं आपको कहूं कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो निश्चित तौर पर इसका मंथन तो ये जो जितने जेनजी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अब जो प्रवक्ता बनकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये तो उनको भी आत्ममंथन करना होगा कि अपने ही देश को जलाकर या मिटा करके उनको उनकी समस्याओं का समाधान नहीं मिलने वाला है। जिस तरह का उन्होंने पूरा डेट्रीमेंटल स्टेप्स लिए हैं, जिस तरह से वहां के शासकीय ढांचों को गिराया गया, जलाया गया, तोड़ा गया, तो इसमें अब एक बड़ी धनराशि भी लगेगी, समय भी लगेगा इसको रीइंस्टेट करने के लिए। और इसकी कीमत आम नेपाल के लोगों को ही, और जिसमें जेनजी भी शामिल है, उनको भी एक तरीके से चुकानी होगी, और ये बात भी समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति देना, शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उस पार वापस आकर खबर दिखाएंगे कि कैसे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने आज एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। क्या है खबर, पूरी खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे, 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है।
मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने की बड़ी साजिश को तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम करते हुए 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। 5 राज्यों में छापेमारी कर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। सेल की टीम ने दिल्ली, मुंबई, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में छापेमारी कर इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें पुलिस हिरासत में भी भेज दिया गया है। आतंकियों के खिलाफ देश भर में पुलिस और एजेंसियों का कड़ा एक्शन जारी है। इसी क्रम में 2 दिन में पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। 5 राज्यों में छापेमारी कर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाक हैंडलर समर्थित ISIS मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। सेल की टीम ने दिल्ली, मुंबई, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में छापेमारी कर इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड रांची का रहने वाला अशहर दानिश है, जिसके पास से हथियार, निर्माण सामग्री, गोला बारूद के घटक और रासायनिक पदार्थ बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अशहर दानिश, आफताब अंसारी, सुफियान अबू बकर खान, मोहम्मद हुजैफ यमन और कामरान कुरैशी के रूप में हुई है। जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि सभी गिरफ्तार आतंकी ISIS स्लीपर मॉड्यूल सेल से जुड़े हुए हैं। एक टेरर मॉड्यूल, पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया है, जिस पर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की एजेस में ये एक्शन हुआ था और 5 अलग अलग स्टेट्स की में कार्रवाई की गई है। स्टेट की पुलिस और ATS ने पूरा इसमें हमारा सहयोग किया, उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। ये इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक दानिश, असरार दानिश, ये रहने वाला है रांची का, ये इसका सेंट्रल कैरेक्टर था। दरअसल स्पेशल सेल टीम को मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली, रांची, ठाणे, निजामाबाद और राजगढ़ में सक्रिय एक आतंकी मॉड्यूल की पहचान की गई। इसके सदस्यों को बारूद तैयार करने और IED बनाने की महत्वपूर्ण जानकारी थी। इनमें से कुछ ने ग़ज़वा-ए हिंद की अवधारणा के तहत भारत में खिलाफत स्थापित करने के लिए अपनी जान कुर्बान करने की इच्छा व्यक्त की। पुलिस ने जानकारी के आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और इन लोगों को गिरफ्तार किया। इनका प्लान 2 फोल्ड था। पहला कि इनको एक खिलाफत स्टाइल का एक ग्रुप तैयार करना था, जिहाद, ग़ज़वा-ए हिंद टाइप का करना था एक, प्लस कुछ टारगेटेड किलिंग्स भी इनको टास्क की जानी थी जो इनको कैरी आउट करनी थी। इनका जो दानिश, असरार दानिश है, इसका जो हैंडलर था वो पाक बैग्ड हैंडलर है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई राज्यों में छापेमारी कर आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। फिलहाल सभी गिरफ्तार आतंकियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस को इस मॉड्यूल से जुड़े और भी अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। मुकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और खबर नक्सलवाद से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक वरिष्ठ कमांडर मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण समेत कुल 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 58 वर्षीय मोडेम पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण तेलंगाना के वारंगल जिले का रहने वाला था। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके में शीर्ष कमांडर नेता बालकृष्ण के होने की सूचना मिली थी। पुष्टि के बाद बुधवार को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के एक समूह को घेर लिया, जिसके बाद जमकर मुठभेड़ हुई। जानकारी के अनुसार इस ऑपरेशन में राज्य पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन की टीमें शामिल रहीं, जिसके बाद ये सफलता हासिल की गई। केंद्र सरकार की ओर से लगातार ये कहा गया है कि मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। एक तरीके से देश से नक्सलवाद की समस्या को खत्म करने पे लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएगी कि 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा की शुरू करेगी बीजेपी। क्या क्या होंगे कार्यक्रम, खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो। आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है। वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच दे के बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये जो विनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तो तुम्हारे घर वालों काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ। तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन। स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी बीते वर्षों की तरह इस साल भी सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस सेवा पखवाड़े के दौरान देश भर में रक्तदान शिविर भी लगाए जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे। तो पीएम मोदी के कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जिस तरह सेवा भाव के कार्य किया गया है, उसे प्रदर्शनी के रूप में भी जिले जिले में दिखाया जाएगा। 21 सितंबर को देश भर में मोदी विकास मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। तो सभी लोकसभा क्षेत्रों में खेल महोत्सव को आयोजन करने का भी फैसला बीजेपी ने लिया है। पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी देश भर में सेवा पखवाड़े की शुरुआत करने जा रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस सेवा पखवाड़े के दौरान देश भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जिस तरह सेवा भाव से कार्य किया है, उसे प्रदर्शनी के रूप में हर जिले में दिखाया जाएगा। 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा का पूरे देश भर में आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्म दिवस है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी की भी जन्म जयंती है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक पक्ष को, वैचारिक पक्ष को, अंत्योदय के पक्ष को बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रमों को समायोजित किया है।
सेवा पखवाड़े के दौरान बीजेपी प्रबुद्ध समाज के सम्मेलनों का आयोजन भी करेगी। राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान भी किया जाएगा। 21 सितंबर को देश भर में मोदी विकास मैराथन का आयोजन भी होगा। सभी लोकसभा क्षेत्रों में खेल महोत्सव के आयोजन भी किए जाएंगे। 25 सितंबर से 2 अभियानों की शुरुआत होगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान को फिर से शुरू करके देश भर में 75 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। देश भर में एक साथ एक ही समय पर ये मैराथन का आयोजन होगा। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, नशा मुक्त भारत, ऐसे विषयों को लेकर ये देश भर के युवाओं को जोड़ना और इस मैराथन में लाखों युवक आएं, उसका भी एक प्रयास करते हुए 21 सितंबर को यह मोदी विकास मैराथन का आयोजन देश भर में सेवा पखवाड़ा में करेंगे। बीजेपी जहां पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से देश भर में सेवा पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, तो वहीं 25 सितंबर से शुरू किए जा रहे आत्मनिर्भर भारत और एक पेड़ मां के नाम अभियान अगले 2 महीने तक जारी रहेंगे। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो अपने आप में आपने देखा किस प्रकार से बीजेपी बीते कई वर्षों में लगातार इस प्रकार के आयोजन करती रही है, जिसके तहत वो सेवा पखवाड़ा कहीं न कहीं रहा है। और इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर यह सेवा पखवाड़ा बनाया जाएगा, जिससे देश के सेवा भाव के साथ लोगों के साथ जोड़ा जाएगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बंगाल में नरेंद्र कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। स्वामी विवेकानंद के शिकागो संबोधन के ऐतिहासिक दिन यानी 11 सितंबर जो आज है, इसमें पश्चिम बंगाल के 40 जिलों में नरेंद्र कप फुटबॉल टूर्नामेंट बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ है। बंगाल के 40 जिलों में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में 1300 टीमें ट्रॉफी के लिए स्पर्धा करती नजर आएंगी। टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर को खेला जाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में स्विट्जरलैंड की टिप्पणी पर जमकर लताड़ लगाई है। साथ ही ये भी कहा है कि भारत नस्ली भेदभाव की समस्या पर स्विट्जरलैंड की मदद कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान को आतंक प्रायोजित नीति पर भी करारा प्रहार किया और कहा है कि भारत को इस प्रकार की सलाह की जरूरत नहीं है। हाल ही में स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान ने भारत को लेकर गलत बयानी की थी, जिसके बाद भारत की ओर से सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। और इस खबर के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आप देखिए इस खबर को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। UNHRC में भारत की कड़ी प्रतिक्रिया, स्विट्जरलैंड को टिप्पणी पर लगाई लताड़, पाकिस्तान की आतंक प्रायोजन नीति पर भी किया प्रहार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में भारत ने स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान दोनों को कड़ा जवाब दिया। स्विट्जरलैंड द्वारा भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने इसे चौंकाने वाली, सतही और भ्रामक टिप्पणी बताया। 10 सितंबर को जिनेवा में अपने बयान में उन्होंने कहा कि UNHRC की अध्यक्षता कर रहा स्विट्जरलैंड परिषद का समय व्यर्थ करने के बजाय अपने घरेलू मुद्दों नस्लवाद, भेदभाव और जेनोफोबिया पर ध्यान दे। त्यागी ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा, सर्वाधिक विविध और जीवंत लोकतंत्र बताते हुए कहा कि भारत बहुलतावाद के प्रति प्रतिबद्ध है और स्विट्जरलैंड को इन समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए तैयार है। ये जवाब स्विस राजनयिक माइकल मेयर की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने भारत से अल्पसंख्यकों की रक्षा और अभिव्यक्ति और मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया था। It is all the more important for Switzerland to avoid wasting the Council's time with narratives that are blatantly false and do not do justice to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges such as racism, systematic discrimination and xenophobia. As the world's largest, most diverse and vibrant democracy, with a civilizational embrace of pluralism, India remains ready to help Switzerland address these concerns. पाकिस्तान ने भी भारत पर सवाल उठाए थे, इसीलिए पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए भारतीय राजनयिक त्यागी ने उसे बार बार UNHRC का दुरुपयोग कर पुराने झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने वाला देश बताया। त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान का नेतृत्व खुद अपने देश को डंप ट्रक कह चुका है, जो एकदम सटीक उपमा है, क्योंकि वो बार बार झूठी कहानियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाता है। भारत ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम नरसंहार,
पुलवामा, उरी, पठानकोट और 26/11 मुंबई जैसे आतंकवादी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये सभी पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का परिणाम है। त्यागी ने स्पष्ट किया कि भारत को न तो किसी आतंकी प्रायोजक से सीख लेने की जरूरत है, न ही अल्पसंख्यकों के उत्पीड़क से उपदेश की। भारत ने दोहराया कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा अटल संकल्प के साथ करेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बार बार पाकिस्तान की धोखाबाजी को उजागर करता रहेगा। We need no lessons from a terror sponsor, no sermons from a persecutor of minorities, no advice from a state that has squandered its own credibility. भारत ने एक ओर जहां स्विट्जरलैंड का ध्यान नस्लवाद, भेदभाव और विदेशी द्वेष जैसी उसकी अपनी चुनौतियों पर केंद्रित कराया, वहीं पाकिस्तान की आतंक प्रायोजन नीति पर भी करारा प्रहार किया। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।